गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलास्टिक मॉडुलाई। लेकिन इलास्टिक मॉडुलाई को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बैक 5 मिनट का एक रिकैप करते हैं, हम तो रिवीजन करते हैं, क्योंकि उसी इलास्टिक मॉडुलाई उसी से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या करे थे बेटा, आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस क्लास में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का डिस्कशन किए थे। ठीक है ना। तो स्ट्रेस क्या था बेटा प्रीवियस क्लास में? स्ट्रेस क्या था? रीस्टोरिंग फोर्स, पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो या क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोल सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स भी होता है, तो आप रीस्टोरिंग फोर्स की जगह पर पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप रीस्टोरिंग बोलो या अप्लाइड फोर्स बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये स्ट्रेस का फॉर्मूला था। यानी अगर सिग्मा से मैं इंडिकेट करूंगा तो स्ट्रेस कितने, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है बेटा, ये हमारा स्ट्रेस हो गया। मैं स्ट्रेस कितने टाइप का था बेटा? 3 टाइप का था। एक मेरा क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है। एक मेरा क्या था? शियर स्ट्रेस। और एक मेरा क्या था बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है ना, 3 टाइप का था। ठीक है ना। तीनों के लिए फॉर्मूला तो यही इस्तेमाल कर रहे थे हम। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। तीनों के लिए इस्तेमाल तो हम यही कर रहे थे, यानी फोर्स अपॉन एरिया ही हम इस्तेमाल कर रहे थे तीनों के लिए। ठीक है ना। सिमिलरली हम क्या पढ़े थे? स्ट्रेन पढ़े थे बेटा, स्ट्रेन, है ना। और स्ट्रेन के लिए बारे में हम क्या पढ़े थे कि चेंज इन डायमेंशन, किसी भी बॉडी के डायमेंशन में चेंज, है ना, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय क्या था बेटा मेरा? ओरिजिनल डायमेंशन, है ना। बार बार मैंने पिछले क्लास में रिमाइंड किया था कि चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज बाय ओरिजिनल। स्ट्रेन भी 3 टाइप का था बेटा। स्ट्रेस जब 3 टाइप का, चूंकि स्ट्रेस की वजह से हमारा क्या डेवलप हो रहा था? स्ट्रेन डेवलप हो रहा था। तो स्ट्रेन भी 3 टाइप का होता है। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था? चूंकि लेंथ के लॉन्ग होता है बेटा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनल तो रहेगा ही, साथ में मेरा क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन क्या था बेटा? डेल्टा एक्स बाई एल, या इसको हम क्या लिखे थे? टैन थीटा। जरा याद करो, या चूंकि थीटा बहुत छोटा होगा तो टैन थीटा के अप्रोक्सीमेटली हम थीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या था बेटा मेरा? वॉल्यूम स्ट्रेन। और वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या था? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यहाँ पे माइनस लगा रहे थे क्योंकि वॉल्यूम हमेशा रिड्यूस होता है, बट इट नॉट अ कंपलसरी कि वॉल्यूम आपको रिड्यूस माइनस लगाना ही है, बट माइनस लगा दो। स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो बेटा पॉजिटिव रखते हैं। तो चूंकि जब भी कोई रिजिड बॉडी को अगर आप लिक्विड में रखोगे तो लिक्विड उसको क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा तो उसकी साइज क्या होगी? श्रिंक होगी, यानी उसकी फाइनल वैल्यू हमेशा क्या होगी? रिड्यूस होगी। दैट्स वाई हम यहाँ पे निगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि डेल्टा भी हमारा क्या आएगा? माइनस आएगा। ये 3 चीजें, स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज बाय ओरिजिनल। लॉन्गिट्यूडनल का बात करोगे तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। शियर का बात करोगे तो डेल्टा एक्स, जब अपवर्ड फेस मेरा थोड़ा सा जो शिफ्ट हो रहा था, अब पुरानी चीजों को याद रखो, और क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है स्ट्रेस और स्ट्रेन में? ये मैं करा चुका हूं, मैं थोड़ा सा रिकैप करा दिया हूं सो डेट कि इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन पे ही आगे हमारा डिस्कशन होगा, तो थोड़ा सा आपको मेमोराइजिंग हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। यू ऑल आर क्लियर है बेटा? क्लियर है यस या? सर, यस सर। और लोग बताइए। ओके, चैट में भी लिख सकते हैं, अगर आप नहीं बोल सकते तो यू कैन राइट इन चैट कि क्लियर है। ठीक है ना। अब आ जाइए बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। एक प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कशन किया था बेटा, और डिस्कशन क्या किया था? हुक्स लॉ, है ना। और हुक्स लॉ के बारे में मैंने क्या डिस्कशन किया था कि अकॉर्डिंग टू हुक्स, है ना, क्या हुआ था बेटा? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या था बेटा? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेन। यही था ना। यानी किसी भी बॉडी पर सॉरी, किसी भी बॉडी पर आप बेटा फोर्स लगाओगे, तो फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा उस पर स्ट्रेस डेवलप होगा, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे कोई वायर है, अब जितने ज्यादा उसको फोर्स लगाओगे उतने ज्यादा वो खींचेगी, है ना, क्योंकि उस पर स्ट्रेस डेवलप होगा। और जितने ज्यादा खींचेगी उतने ज्यादा उसमें चेंज आएगा, तो उतने ही ज्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा, है ना। तो हुक्स ने कहा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन ये कंडीशन जो है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये एक लिमिट तक है, मतलब अप टू लिमिट। अगर आप बियॉन्ड द लिमिट स्ट्रेस लगा दोगे, हर मटेरियल की एक लिमिट है,
कि एक लिमिट तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर दोगे, यानी उस लिमिट के बियॉन्ड चले जाओगे, तब ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉलो ना हो, है ना। हर की एक लिमिट होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये चीज एक लिमिट तक होगी, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो होगा, लेकिन ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एक लिमिट तक होगी। अब मैथ का रूल क्या कहता है बेटा, ये पहले पिछले क्लास में भी कहे थे आपको, कि मैथ का रूल कहता है कि अगर स्ट्रेस, अगर कोई भी चीज दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको मैं इक्वल्स में लिखूंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे मान लो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है बेटा, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इक्वल्स लिखना है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। दैट इज द मैथमेटिक्स रूल। तो यहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं इसको इक्वल्स में लिखूंगा बेटा, तो मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, एक कांस्टेंट डाल दिया, इनटू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट डाल दिया। अब यहां पर देखो बेटा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही जो कांस्टेंट हमने माना है वही कांस्टेंट हो जाएगा, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही जो कांस्टेंट हमने माना है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, है ना। इसी को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। यानी अगर कोई आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करोगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करने के लिए बोलेगा, तो आप उसको क्या करोगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना। ठीक है। अच्छा, कोई अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट बोलेगा तो क्या करोगे, है ना। स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती बेटा, है ना, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है ना। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरा क्या आ रहा है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यानी मैं इसको ऐसे समझा देता हूं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है ना। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू क्या है बेटा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। बच क्या गया, स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा मुझे स्ट्रेस की यूनिट, एनीवन कैन टेल मी द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। न्यूटन पर न्यूटन, क्योंकि न्यूटन मीटर। स्ट्रेस क्या होती है, हाँ, फोर्स अपॉन एरिया होता है बेटा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, और एरिया क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और चीज हमको याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, वो डायमेंशन पर, वायर के या कोई भी बॉडी के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उन पे डिपेंड नहीं करती। ये किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल, है ना। यानी ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, बॉडी के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस चीज का बना हुआ है उस पर ये डिपेंड करेगा। ओके, डन, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट, एनीबॉडी हैव डाउट। सिंपल सा फंडा इस्तेमाल करना है बेटा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और एक कांस्टेंट लगा दो। जैसे ही आप कांस्टेंट लगाओगे, वही कांस्टेंट आपका क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर ये वाला कीवर्ड आप याद रखोगे ना, बस हो गया, कहानी खत्म, है ना? ये वाला सर कीवर्ड, डायमेंशन पे कैसे डिपेंड नहीं करता है? क्या बोल रहे हैं बेटा अनुज, सर डायमेंशन पे कैसे डिपेंड नहीं करता है? डायमेंशन का मतलब ये होता है कि जैसे लेंथ बढ़ा दोगे, तो क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम है ना, स्ट्रेस जो है ना वो डायमेंशन, लेंथ, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हर मटेरियल के ऊपर पड़, जैसे रेजिस्टिविटी के बारे में बात 10th क्लास में याद करो, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो हर एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वो चीजें कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट है ना ये, समझ रहे बात कि नहीं समझ रहे, मटेरियल बदल यस। जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, तभी उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बदल जाएगी। उनके बीच का बॉन्ड बदल जाएगा, उनके बीच का क्या कह सकते हैं, इंटरनल जो इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा, डेट्स वाई वो बदल जाएगा। लेकिन जैसे मान लो कोई कॉपर वायर है, वो 1 मीटर का हो तब, या 100 मीटर का हो तब, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रहेगी। समझ रहे बात, क्लियर है अनुज, अब क्लियर है कि नहीं है।
ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, जैसे स्ट्रेस देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस भी 3 टाइप का, स्ट्रेन भी 3 टाइप का, तो मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का, स्ट्रेस भी 3 टाइप का, स्ट्रेन भी 3 टाइप का, तो मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का। उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे यंग मॉडुलस, यानी लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। यंग मॉडुलस जब भी बात करते हैं तो मैं क्या बात कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल, यानी लॉन्गिट्यूडनल वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा उसको हम यंग मॉडुलस नाम दे देते हैं, है ना। इसको जनरली हम गामा से इंडिकेट करते हैं बेटा। ये इलास्टिसिटी का टाइप है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का टाइप है। क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा, मेरा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो चूंकि स्ट्रेस 3 टाइप का, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस। स्ट्रेन भी 3 टाइप का, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। तो चूंकि उधर दोनों क्वांटिटीज 3 टाइप का है, तो भाई तीनों का अब कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन रख रहे हो उसके हिसाब से मेरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हो जाएगी। यानी ऊपर वाला जो ये फॉर्मूला ये मेरा जनरल है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेसिफाई कर रहा हूँ, है ना। इसको जब मैं स्पेसिफाई करूंगा तो यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, सिंपल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस किसके बारे में बात करता है, लॉन्गिट्यूडनल वाले मामला के बारे में बात करता है। तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? जैसे देखिए यहां पर एक मान लीजिए बेटा, यहां पर एक वायर है, ये वायर है, ठीक है, ये मान लीजिए वायर है। अब ये वायर है, अब मान लीजिए इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, एक ब्लॉक को लटका दिया, एम ब्लॉक को, ठीक है ना। तो ये जो वायर है इसकी लेंथ फाइनली क्या हो गई बेटा, बदल गई थोड़ी सी। इनिशियल लेंथ इसका एल मान लीजिए, यानी शुरुआत में वो लेंथ एल था, जैसे आपने उसको इस पर कोई ब्लॉक को हैंग कर दिया, लटका दिया, तो ये खिंच गया, ठीक है ना, थोड़ा खिंच गया। खिंच गया तो क्या हो गई बेटा, इसकी लेंथ जो होगी बेटा चेंज हो गई, है ना। और इसकी फाइनल ये जो चेंज इन लेंथ आ गया, कुछ ना कुछ इसमें लेंथ चेंज हुआ, पहले तो इतना बड़ा था ही, लेकिन ये चेंज आ गया, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, डेल्टा एल मान लेता हूँ, है ना। तो इस पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, तो यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और स्ट्रेस क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो लेंथ के स्ट्रॉन्ग बात, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है यहां तक? अब ये एल तो ऊपर चला जाएगा, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया नीचे आ जाएगा, और डिवीजन का डिवीजन है तो एल ऊपर चला जाएगा और ये एल नीचे आ जाएगा। यानी यंग मॉडुलस का ये फॉर्मूला हो गया, फोर्स इंटू लेंथ, लेंथ इज द ओरिजिनल लेंथ। क्वेश्चन में ओरिजिनल लेंथ दिया हो तब, या क्या कहते हैं इनिशियल लेंथ, क्योंकि इनिशियल जो शुरुआत का होगा वही ना आप ओरिजिनल मानोगे, तो ओरिजिनल लेंथ बोले चाहे इनिशियल लेंथ बोले बात बराबर ही है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो यहां पर कोई एम मास को आप हैंग कर रहे हो, ये तो एक जनरल फार्मूला बन ही गया, बट इस कंडीशन के हिसाब से, ये जो कंडीशन मेरा बन रहा है इसके हिसाब से थोड़ा फार्मूला को ऐसे भी चेंज कर सकते हो। कैसे? यहां पर आप एम मास को हैंग कर रहे हो तो कितना फोर्स लगेगा, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द दिस मच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आप इस मास को लटकाए हुए हो तो इस वाले एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पर मैं एफ लिखूं तो उस एफ का वैल्यू कितना होगा, कोई बड़ी बता सकता है मुझे, कोई आदमी? व्हाट इज द एफ एक्टिंग ऑन इट इफ एम मास इज हैंगिंग? mg mg लगेगा ना, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचेगी, तो फोर्स की वैल्यू कितना लगेगा, mg। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कल होता है ना, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूं, यहाँ देखो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, एफ, तो एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, mg ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा बेटा, चेंज इन लेंथ। डन और नॉट? यानी ये भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि ये, बल्कि ज्यादा तो फॉर्मूला ऊपर वाला ही लगेगा, बट जहां पर रेडियस के टर्म्स में या कोई मास लटका हुआ उसके टर्म्स में दिया है, देखिए सिंपल है, उसी को मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया। मेन मेन फॉर्मूला तो यही है, बल्कि मेन फॉर्मूला क्या, अगर आपको ये याद है कि सर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये तो रामबाण है, ये तो हमको आपको याद रखना है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। अब चूंकि मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वाला मामला होगा। तो सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ये वाला।
अब इसी में मैंने कहा कि बेटा इसको थोड़ा एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है कि अगर क्वेश्चन में फोर्स दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली फोर्स दे, वो एम लटकाए हुए नहीं रहे तो ऊपर वाला पुट करोगे। क्वेश्चन में अगर देगा कि भाई इतना मास को हम लटका रहे हैं तो फिर फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और हो सकता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर आपको रेडियस के फॉर्म में दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर रखोगे। वैसे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेते हो, सर्कुलर वाला पार्ट लेते हैं, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। डन। किसी को कोई डाउट है यहां तक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में? एनीबॉडी हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं मुझे, माइक ऑन करके या चैट में। नहीं है प्रॉब्लम, आगे बढ़े, आगे बढ़े कि रुके रहें? यू ऑल आर आइडल टुडे, आज ऐसा क्या बात है, चुप चुप हैं? नहीं जी बेटा, तो कैलकुलेशन के लिए हम 10 ले लेते हैं, बट अगर क्वेश्चन में 9.8 दिया रहेगा तो 9.8 रहोगे, जब तक मेंशन नहीं है 10। हम चूंकि ज्यादातर जगहों पर कैलकुलेशन के लिए 10 रखा जाता है, बट एक्चुअल वैल्यू इज 9.8। तो नहीं दिया रहेगा, बहुत जगह 9.8 लग जाएगा, सिचुएशनल है। अगर आपको 10 क्वेश्चन में कहेगा तो 10 रखना है, नहीं तो 9.8 रखना है। ओके, क्लियर? चलिए, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, यानी सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहा हूं, योंग्स मॉडुलस है। तो ये जो योंग्स मॉडुलस का मेरा वैल्यू क्या आया है, फोर्स अपॉन लेंथ अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, यही आया बेटा। यूनिट तो वही रहेगी न्यूटन, कोई भी टाइप का इलास्टिसिटी में पढ़ रहा हूं, है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसका जनरल फॉर्म पढ़े थे, तो कोई भी इलास्टिसिटी में पढ़ो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही उसका यूनिट होगा। चाहे योंग्स पढ़ो, चाहे आगे भी दो टाइप्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, कोई भी टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी मैं बताया हूं कि क्या होता है बेटा, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी अगर किसी डायमेंशन में आप चेंज करोगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्लियर है पहली बात यहां तक। दूसरी बात, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है ना, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग आकृति। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यानी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर टेम्परेचर को मैंने उल्टा चलेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पर डिपेंड करेगा बेटा, ये पहले ही बता चुके हैं, नेचर ऑफ मटेरियल पर, है ना, किस चीज का मटेरियल बना हुआ है उस पर भी मेरा ये योंग मॉडुलस है। यही बात मैंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए भी बात की थी, तो यहां भी मैं एक बार बता दे रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, बड़ा सोचिएगा। मॉडुलस ऑफ योंग मॉडुलस का फॉर्मूला आपको ऊपर लिखा हुआ है ना, बिल्कुल लिखा हुआ ऊपर, आपको ध्यान भी होगा। अगर मैं कोई रिजिड बॉडी के बारे में बात करूं बेटा, कि कोई रिजिड बॉडी है, अब रिजिड बॉडी तो समझते ही हैं आप, रिजिड बॉडी कहिए या परफेक्टली रिजिड बॉडी कह लीजिए। अगर कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसके योंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे? गलत या सही, आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा होगा, यू कैन आंसर, वी आर लर्निंग है। जीरो। जीरो, जीरो सर, जीरो। जीरो, ओके। तो रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं बेटा, रिजिड बॉडी बोलते हैं जो बहुत हार्ड है। जैसे कोई रिजिड बॉडी मैंने दिया, अब मैं उसको खींचू तो उसके लेंथ में कितना चेंज होगा, जीरो। जीरो, यानी लेंथ में चेंज नहीं होगा। भाई रिजिड का ये ना मतलब एकदम हार्ड है, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, उसको खींचोगे तो बहुत ज्यादा अपोज करेगा, वो खींचेगा ही नहीं। मैं रिजिड का मतलब यही होता है। तो रिजिड बॉडी में अगर आप फोर्स लगाओगे, यानी बहुत ज्यादा भी फोर्स लगा दोगे तो वो चेंज नहीं होगा, मतलब वो अपने आप को बहुत देर तक सस्टेन कर सकता है, रोक सकता है ना। तो उसमें चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, जीरो, क्योंकि लेंथ में चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि वो रिजिड बॉडी है। तो अब योंग मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लो बेटा, कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। तो मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, और चेंज इन लेंथ कितना आ गया बेटा, जीरो। अब किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हो तो उसका वैल्यू कितना आता है, जीरो। इनफाइनाइट आता है। किसी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे x इंटू जीरो, तो वो हो जाएगा जीरो। किसी को जीरो से डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी, यानी फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी। हालांकि ये आइडियल कंडीशन है, बिल्कुल परफेक्टली तो कोई बॉडी होती नहीं है, बट मैं मान रहा हूं अगर आपको क्वेश्चन कह दे कि एक परफेक्टली रिजिड बॉडी है, लेट्स अज्यूम दैट्स एन आइडियल केस। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक परफेक्टली रिजिड बॉडी जो है वो आइडियल कंडीशन है, क्योंकि आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाओगे थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल 0.001%, लिटिल बिट सही, बट वो चेंज होगा ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ बेटा, एक परफेक्ट कंडीशन मान रहा हूँ, तो उस परफेक्ट कंडीशन के लिए क्या होगा, हमारी चेंज
नहीं होगी तो डेल्टा एल 0 रख लिया, तो यंग मॉडुलस कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। क्लियर है यहां तक सभी आदमी को? डन? यस सर। डन। यस सर। ओके सत्यम, क्लियर है बेटा, है या नहीं है? यस सर। टिया भी है, ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बोलिए। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन बड़ा इजी है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पहले याद, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स अपॉन लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया इंटू क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ। ये मेरा क्या हो गया बेटा, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, जब भी क्वेश्चन आए ना उसको पहले आराम से पढ़िए, उसके लैंग्वेज को समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो क्या क्या है, डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ ए स्टील वायर। एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ को क्या करनी है, हमको डबल करनी है, यानी ट्वाइस कर देनी है। यानी पहले उसका लेंथ कितना था, एल था मान लीजिए, ठीक है ना, उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ, यानी इनिशियल लेंथ उसकी कितनी थी, एल थी। तो एल थी तो आपने उस पे फोर्स लगाया और उसकी लेंथ कितनी कर देनी है आपको, 12 कर देनी है ना। तो आपको कह रहा है कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा, आप उस फोर्स की वैल्यू निकालो, कितना फोर्स आप लगाओगे कि उसकी लेंथ जो है डबल हो जाएगी। तो मेरे को ये बताओ कि जब लेंथ डबल हो गई तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, यहाँ पर L, डेल्टा एल होगा, क्योंकि डेल्टा चेंज हमेशा क्या करते हो बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। तो यहां पर चेंज इन लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 माइनस एल, क्योंकि इनिशियल लेंथ कितनी है 12 और फाइनल लेंथ कितनी है एल। तो कितना चेंज तो एल ही का होना, जैसे आपके पास 5 रुपीज है और उसके बाद आपके पास 10 रुपीज है, मैंने कहा आपको आपका रुपीज डबल हो जाए, मतलब आपका रुपीज 10 हो जा रहा है, तो चेंज कितना का हुआ, तो चेंज तो 5 ही का हुआ ना, क्योंकि 5 तो आपके पास पहले से था। तो एल लेंथ चेंज हो गया, यानी डेल्टा एल कितना हो जाएगा बेटा, एल। तो यहाँ पर हमको फोर्स रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर यंग मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 2 इंटू 10 पे पावर 11। फोर्स तो हमको निकालना ही है, और ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल। तो यहाँ पर एफ इंटू एल हो गया बेटा, ओरिजिनल लेंथ भी कितना हो जाएगा, एल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया भी क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ बेटा, कितना 5 इंटू 10 पे पावर -5, और चेंज इन लेंथ भी कितना है, एल ही है ना, तो चेंज इन लेंथ भी एल हो गया। ठीक है बेटा, तो ये एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 5 इंटू 10 पे पावर -5 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 पे पावर 11। तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, वो भी 10 हो जाएगा, इंटू 10 पे पावर 11 इंटू 10 पे पावर -5। तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो पावर 1 है, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10 पे पावर -5। तो 12 में से 5 निकल जाएगा, 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन। क्लियर है, न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है ना। बस चेंज इन लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू क्या करना है, चेंज इन लेंथ करना है। टुडे मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। यस सर। ओके, यहाँ पे देख लीजिए नीट 2020 का क्वेश्चन है, कह रहा है वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर है जिसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। वैसे भी जितने भी टाइप्स के मॉडुलस है उसमें यंग मॉडुलस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपको यंग मॉडुलस से आते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस वॉल्यूम, और सबसे कम लिस्ट इंपॉर्टेंट शेयर है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यंग सी है, ठीक है ना। तो वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, यानी इसको फिगर बना लेते हैं, है ना। तो एक वायर है, ठीक है ना, जिसका लेंथ कितना है बेटा, एल है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इस पे क्या किया हमने, एक मास को लटका दिया, एम मास को। तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, L1 हो गई, यानी द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंजेस टू L1, यानी वायर का लेंथ L से कितना हो गया, L1 हो गया। क्लियर है, तो पहले L थी, अब वायर की लेंथ कितनी हो गई बेटा, फाइनली जब आपने उसको हैंग किया तो उस वायर की लेंथ बेटा क्या हो गई, L1 हो गई, ठीक है ना। तो यंग मॉडुलस निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू, तो आपको पता ही है, फोर्स अपॉन लेंथ अपॉन एरिया इंटू क्या हो जाएगा बेटा, चेंज इन लेंथ।
तो यहाँ पर मुझे कोई चेंज इन लेंथ बताएगा क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी द चेंज इन? सर एल माइनस L1। है ना, L1 माइनस L माइनस L1 नहीं, L1 फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो फाइनल यस इज द सर। L1, है ना। तो चेंज इन लेंथ क्या, क्योंकि फाइनली लेंथ उसकी L1 हो गई, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? L1। इनिशियल लेंथ कितनी है? L। तो यहाँ पर कितना, अब देखो यहाँ पर मास हैंगिंग है बेटा, तो अभी मैं बताया थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर मास हैंगिंग होगा तो कितना फोर्स लगेगा? हाँ जी। mg लगेगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा बेटा? mg। तो फोर्स की जगह पे क्या पुट कर दो बेटा? mg। इनिशियल लेंथ कितना है? l डिवाइडेड बाय एरिया, और चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? L1 माइनस L। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे को बताओ जरा? जी ऑप्शन। डी ऑप्शन। कंसेप्ट पे चलना है, क्वेश्चन विल बी इजी, हमको क्या करना है? कंसेप्ट पे काम करना है, और कंसेप्ट पे हम काम कर, भाई नीट का क्वेश्चन है, कोई तीर तो है नहीं, सिंपल। हाँ, बहुत सारे बच्चे, थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लिटिल सा गलती क्या कर देते हैं, वो चेंज इन लेंथ को L1 मान लेते हैं। उनको लगता है कि भाई पहले L था, चेंज इन लेंथ L1 हो गया, तो उसका ऑप्शन कौन मैच कर जाएगा? सी वाला मैच कर जाएगा। यहाँ वो नहीं कर रहा, वहां यहाँ चेंज इन लेंथ वो कर रहा, द वायर इज चेंजेस टू लेंथ L1, वायर की लेंथ ही L1 हो जा रही, मतलब फाइनल लेंथ उसकी L1 हो जा रही। अगर वो चेंजेस बाई L1 का डेल्टा L1 का था, तब चेंज इन लेंथ L1 होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पर, बट यहाँ पे कंफ्यूजिंग ही नहीं है। देखो, वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हैंगिंग फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट, द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंजेस टू, वायर की लेंथ चेंजेस टू, वायर की लेंथ L1 हो जा रही है। ठीक है, डन एवरीवन? यस सर। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, चलिए अब यहां पर देख लीजिए, एम्स का क्वेश्चन है, कह रहा था यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज Y, मतलब Y कह लीजिए या गामा कह लीजिए, इफ द लेंथ इज रिड्यूस टू L/2 एंड रेडियस इज रिड्यूस टू R/2, द यंग मॉडुलस विल बी। यानी एक वायर, अगर सिंपल मैं फिगर बना लूं, हालांकि इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं फिगर बना लूं, सिंपली मैं कह दूं कि मैं फिगर बना लूं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर मैं फिगर बना लूं बेटा, तो इस वायर की लेंथ कितनी है? L है शुरुआत में, और इसकी रेडियस कितना क्वेश्चन में कह रहा है? R है, तो इसके यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी है? Y है, यानी गामा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लेंथ इज रिड्यूस टू L/2 एंड एरिया इज रिड्यूस टू R/2, यानी एरिया भी, सॉरी रेडियस भी हाफ हो जा रहा है और लेंथ भी हाफ हो जा रहा है, यानी रेडियस आपने कर दिया R/2 और L कर दिया R/2, तो फिर इस मटेरियल की यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी होगी आपके हिसाब से? कितनी होनी चाहिए? कोई भी गलत ऑप्शन कौन सा होगा? सर ए। अच्छा ठीक है, और किसी आदमी का ऑप्शन? एनीबॉडी? देखिए, गलत से नहीं घबराना चाहिए, गलत और सही होता रहता है, यू ऑल आर हेयर फॉर लर्निंग, है ना। तो बोलिए, तभी लगेगा ना, चैट में लिख दीजिए अगर आपको ज्यादा ये लग रहा है तो। देखिए, अभी क्या बताए हैं कार्तिक, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या डिस्कशन किया बेटा, कि एक्चुअली क्या है कि कब किसी भी बॉडी की यंग मॉडुलस जो है वो डायमेंशन पर तो डिपेंड ही नहीं करती, ये पिछले क्लास में डिस्कस किए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है, यही ना होता है, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, हाइट हो गया, ब्रेथ हो गया। अगर मटेरियल सेम है तो उसके, उसको कितना भी टुकड़ा करो, उसके उसको रेडियस को पकड़ के खींच दो, उसके रेडियस को घटा दो, द यंग मॉडुलस विल बी नॉट चेंज, उसके डायमेंशन पर नहीं, वट एवर द डायमेंशन इज इट। तो क्या हो जाएगी अब? आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इट विल बी रिमेन सेम। ये कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंसेप्ट हमको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन भी लिया कि ताकि बच्चे फॉर्मूला ना लगा ले, वो फॉर्मूला लगाने लगते हैं कि यार पहले लेंथ L लिया था तो L हो गया, दूसरे बार में लेंथ L/2 हो जाएगा, रेडियस जो है वो हाफ हो गया तो एरिया जो है वो 4a हो जाएगा, तो ऐसे कर लो तो y/2 नहीं, फॉर्मूला दैट्स अ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। वो यहां पर क्या होगा ना, वो यंग मॉडुलस तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, वैसे भी आप तो यंग मॉडुलस कोई कांस्टेंट ले रहे थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, बिकॉज अगर अगर रीजन में कहूं तो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन। यानी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, डन एवरीवन, ठीक है ना। कभी भी अब ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपली उसमें क्या करिएगा कि भाई यंग मॉडुलस, मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस सेम होगा, हाँ टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, इफ इट इधर टेम्परेचर विल बी चेंज देन मटेरियल सेम भी है, देन यंग मॉडुलस विल बी चेंज, जैसे आप रेजिस्टिविटी में पढ़े होंगे,
10th क्लास में आप रेजिस्टिविटी पढ़े होगे, वहां पे आप पढ़े होगे कि अगर मटेरियल के लेंथ में चेंज हो जा रहा, सॉरी टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 2 वायर्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। 2 वायर है, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है। सेम मटेरियल का बना होने का मतलब उसके यंग मॉडुलस की वैल्यू सेम होगी, है ना। एंड हैव सेम वॉल्यूम, दोनों वायर की वॉल्यूम सेम है बेटा, ठीक है ना। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन ए और दूसरे वायर का क्रॉस सेक्शन है 3a। इसको ऐसे थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा सा ही समझने वाला है, लिटिल सा। पहला वायर लिखते हैं यानी वायर 1 लिखते हैं बेटा हम इसको, और इसको क्या लिखते हैं हम, वायर 2 लिखते हैं। तो दोनों की यंग मॉडुलस की वैल्यू तो सेम होगी, वाई वाई होगी, क्योंकि मटेरियल सेम है। देखो सेम मटेरियल है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी इसकी वॉल्यूम v है तो इसकी भी वॉल्यूम v है। पहले वाले का एरिया कितना है, a है, तो दूसरे वाले का एरिया कितना है, 3a। अब लेंथ का मामला आ गया कि लेंथ कितना होगा। तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हमेशा होता है एरिया इंटू लेंथ, है ना, क्योंकि एरिया 2 पार्ट को कंसिडर करता है कि नहीं। तो यहां पर आपने कि इसका एरिया को a माना और इसके लेंथ को मैं l मानता हूं, तो चूंकि दोनों की वॉल्यूम सेम रखनी है, यही पे थोड़ा सा समझने वाला है। मैंने पहले वायर का एरिया आपको दिया हुआ है, दूसरे वायर का भी एरिया दिया हुआ है, लेकिन लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो मैंने लेंथ l मान लिया। तो दूसरे वायर का लेंथ कितना होगा, दूसरे वायर का लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, l/3, क्योंकि आपको दोनों वायर की वॉल्यूम सेम रखनी है। तो वॉल्यूम सेम का मतलब एल, जैसे पहले वाले वायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, पहले वाले वायर का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, यानी एल हो गया ना। तो दूसरे वाले का भी आपको एल ही रखना पड़ेगा। तो दूसरे वाले का चूंकि एरिया 3 गुना है ए इंटू ए, तो एल आपको कितना रखना होगा, l/3, तभी ना 3 से 3 कटेगा, एल ही होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया सभी आदमी को कि नहीं है। बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग कि आपको वॉल्यूम सेम रखनी है, तो एरिया और लेंथ का मल्टीप्लीकेशन दोनों वायर में सेम आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे देखो कह रहा है हाउ मच, अगर पहले वाले फोर्स, पहले वाले पे मैं एफ अप्लाई कर रहा हूं, तो सेम स्ट्रेच के लिए यानी सेम वायर में इंक्रीज करिए, डेल्टा एल सेम के लिए आपको दूसरे वायर पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहले वाले वायर के लिए लिखो वाई की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी बेटा, एफ एल डिवाइडेड बाई एरिया कितना है पहले वाले वायर की ए, और चेंज इन लेंथ कितना मान लिया एल, डेल्टा एल मान लिया मैंने। दूसरे वायर की भी सेम मटेरियल का, तो यंग मॉडुलस की वैल्यू तो सेम होगी, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, और इसकी फोर्स हमको पता नहीं, मैं उसको F2 ले लेता हूं। लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, l/3, l/3 रखना पड़ेगा दूसरे वाले वायर के लिए, और एरिया नीचे कितना रखना पड़ेगा, एरिया नीचे कितना रखना पड़ेगा बेटा, 3a रखना पड़ेगा ना, 3a, और आपको चेंज इन लेंथ सेम ही रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार आप लोग को, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ या ना, जल्दी बताओगे मुझे। Anybody can tell me, that's why I realize कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। सर ए इंटू एल सर कैसे लिख रहे हैं? बेटा वॉल्यूम सेम रखनी है ना, वॉल्यूम सेम रखनी है आपको, वॉल्यूम विल बी सेम। दोनों पहले वाले वायर देखिए, दोनों का एरिया दिया हुआ है, पहले वाले वायर का एरिया ए दिया हुआ है, दूसरे वाले वायर का एरिया 3a दिया हुआ है। तो मैंने पहले वाले वायर के लेंथ को एल मान लिया, तो एल मान लिया तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम आपने पहले वाले वायर का एरिया वॉल्यूम कितना बना लिया, एल बना लिया, तो दूसरे वाले वायर का वॉल्यूम भी एल ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है सेम वॉल्यूम है दोनों वायर का। तो अगर दूसरे वाले वायर का एरिया आप 3a ले रहे हो, तो उसका लेंथ l/3 लोगे, तभी ना l 3 से 3 कटेगा तो l ही रहेगा। अब समझ में आया कि नहीं आया, मुस्कान और लोग। सर ये जो फॉर्मूला बना है इसको एक बार बता दीजिए कैसे बना दोबारा से। कौन सा फॉर्मूला कार्तिक, कौन सा फॉर्मूला बोल रहे बेटा। सर ये जो आपने लिखा है वो गामा इज इक्वल टू F2/L इनटू में डिवाइड तो में 3 दूसरे वाला जो फोर्स है ना, चलो इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ कार्तिक, कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ बेटा, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, तो मैं ये वाला मैं पहले वाले वायर के लिए लिखा हूँ, फर्स्ट वायर, 2 वायर है ना मेरे पास, तो फर्स्ट वायर के लिए मैं ये लिखा हूं, ये वाला फर्स्ट वायर के लिए मैं लिखा था। सेकंड वायर के लिए मैंने जो फोर्स नहीं पता, तो मैंने उसको F2 मान लिया। वो क्वेश्चन कह रहा है कितना फोर्स सेकंड वायर पे लगाओगे कि उतना ही स्ट्रेच होना चाहिए। तो सेकंड वायर की लेंथ कितनी है देखो ना, l/3 है ना, यहाँ देखो, तो मैंने उसका लेंथ कितना ले लूं, l/3, और सेकंड वायर का एरिया कितना है, 3a है ना, जिसका एरिया रहेगा वही रखोगे ना, और चेंज इन लेंथ उतना ही रखना है, क्योंकि सेम चेंज इन लेंथ के लिए कितना फोर्स चाहिए। अब कार्तिक समझ में आ गया बेटा आपको, आ गया सर। आ गया। अब देखो दोनों को इक्वेट कर दो, ये सेकंड वायर के लिए हो गया, अब दोनों को इक्वेट कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई 9a इंटू डेल्टा एल।
अब क्या कर दो बेटा, कट कर दो, F2 आ जाएगा। तो कट जरा हम कर देते हैं, L से L को कट कर देता हूं, A से A को कट कर देता हूं, डेल्टा L से डेल्टा L को कट कर देता हूं। तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा 9F। यानी दूसरे वाले वायर पे आपको पहले वाले से 9 गुना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा फंडामेंटल कुछ फॉर्मूला तो हर जगह मैं वही लगा रहा हूं, F इंटू एल बाई एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 9F हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? आ गया सर। आ गया? और लोग कोई प्रॉब्लम? सर एक बार ही ऑनलाइन समझा दो। एक बार क्या बताऊं अनुज, बताइए बेटा। तो 3A इंटू 3 वाली। देखिए एक्चुअली वॉल्यूम सेम रखना है ना बेटा, वॉल्यूम सेम रखना है, यानी वॉल्यूम AL ही रखना है। इसको ऐसे समझता हूं, चलो ये स्लाइड पे मैं आता हूं। किसी भी चीज का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो पहले वाले वायर का एरिया इंटू पहले वाले वायर की वॉल्यूम कितनी हो गई, AL। ये फर्स्ट वाले वायर की वॉल्यूम हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे वाले वायर की वॉल्यूम 3A और लेंथ कितना लेना है आपको, L/3। तभी ना ये कटेगा, तभी ना AL ही होगा। यही काम मैंने यहां पर किया है, यहां पर जो है ना मैंने यही काम किया है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये मैंने पहले वायर का लेंथ L माना है, तो दूसरे वायर का ऑटोमेटिकली आपको L/3 मानना पड़ेगा। दूसरे वायर का आप L' मानोगे नहीं। अनुज समझ में आया बेटा आप कि नहीं? यस यस सर। सर एरिया दूसरे वाले में 3। सेम एरिया रखना है ना, दूसरे वाले का एरिया भी एल ही आना चाहिए। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। अदरवाइज वी विल मीट ऑन आई थिंक मंडे ना, नहीं सॉरी, हम कब मीट दोबारा, सैटरडे को मीट करेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसमें आपको, एज अ होमवर्क आप काउंट कर लीजिए। वैसे स्लाइड्स में मैं तो डाल दूंगा इसका सॉल्यूशन, अभी क्लास के जस्ट बाद मैं नोट्स की स्लाइड डालूंगा तो उसमें इसका सॉल्यूशन है। बट आप ऐसे सॉल्यूशन पहले मत देखना, आप पहले इसको ट्राई करना एक बार। बट मैं थोड़ा सा हिंट भी आपको दे दे रहा हूँ सो डेट कि आप बना पाओ। ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही करूंगा फिर आप क्या करोगे, है ना। अब बट नहीं बनेगा तो डॉट्स नॉट अ बिग डील, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, पर नहीं बनेगा तो वी विल डिस्कस इन लेटर। आप ज्यादा बच्चे हो भी नहीं अभी, तो आप अगली क्लास से मुझे बता सकते हो कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वो वाला क्वेश्चन जो आपने दिया था ना वो बता दीजिए, तो आई विल डिस्कस। अब वैसे सोल्यूशन में भी रहेगा, अभी स्लाइड में शेयर करूंगा तो उसमें सोल्यूशन भी रहेगा, बट मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन कर देता हूँ। यहाँ कह रहा है कि दो वायर है, एक वायर है 1 और इंड टू इंड, यानी दो दो टाइप का वायर है बेटा, एक टाइप का वायर नहीं, दो टाइप का वायर है, ठीक है ना। और दोनों का फोर्स से कुछ से खींच रहे हो, ठीक है ना। पहले वाले वायर की यंग मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है y1, दूसरे वाले वायर की यंग मॉडुलस की वैल्यू दी है y2। कुछ ना कुछ तो लेंथ में खिंचाव होगा, अब इसी सी बात है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं मान लेता हूं कि पहले वाले वायर में खिंचाव कितना हो रहा है, डेल्टा L1, और दूसरे वाले वायर में खिंचाव कितना हो रहा है, डेल्टा L2। कुछ ना कुछ होगा भाई, क्योंकि यंग दोनों में सेम खिंचाव नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की यंग मॉडुलस अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, है कि नहीं। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों को एक सिंगल कॉम्बिनेशन मानो, यानी इस दोनों वायर को एक सिंगल कॉम्बिनेशन मानो, और उसकी मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस y मान लो, है ना। और उसमें जो डेल्टा L आ रहा है, डेल्टा L, वो उसमें भी कुछ डेल्टा L आ रहा होगा, ठीक है ना। तो y और y1 और y2 के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे भाई, कॉम्बिनेशन का चेंज इन लेंथ कितना होगा, पहले वाले वायर में चेंज इन लेंथ और दूसरे वाले वायर में चेंज इन लेंथ। किसी भी चीज के कॉम्बिनेशन का चेंज इन लेंथ कितना होगा, इतना ही होगा ना बेटा, जितना पहले टोटल कितना होगा। जैसे एक में खींचा 2 सेंटीमीटर, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दूसरे में खींचा 3 सेंटीमीटर, तो टोटल चेंज कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। इसी कंसेप्ट पे बनेगा, इसी कंसेप्ट पर। एक बार आप वायर 1 के लिए लगाओगे, वायर 1 के लिए क्या लगाओगे, यंग मॉडुलस वाला फॉर्मूला। वायर 2 के लिए लगाओगे यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, और एक बार आप फाइनल के लिए लगाओगे यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला वही लगेगा एफ। लेकिन हाँ, फाइनल के लिए जब लगाओगे, देखो वायर 1 की लेंथ कितनी मान लो कुछ भी दी नहीं है, लेकिन वायर की लेंथ सेम है, तो सेम है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, L1 मान लो, इसकी लेंथ को L2 मान, सॉरी एल सेम लेंथ है, सेम लेंथ है, सेम लेंथ है, सेम लेंथ है, सेम लेंथ है बेटा। तो दोनों की मैं लेंथ को क्या कर रहा हूं, सेम मान ले रहा हूं, है ना। तो इसके लेंथ को भी L और इसके लेंथ को भी L। तो फाइनल लेंथ कितना होगा, कॉम्बिनेशन का लेंथ कितना होगा, 2L। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों वायर से मिलके बना ना कॉम्बिनेशन का लेंथ। तो एक बार y1 बराबर लिखिएगा, एक बार y2 बराबर लिखिएगा, और एक बार क्या लिखिएगा, y बराबर लिखिएगा।
और सब में एक बार डेल्टा L1 का एक्सप्रेशन निकालिए, एक बार डेल्टा L2 का एक्सप्रेशन निकालिए, और एक बार डेल्टा L का निकालिए, और ये वाले कॉम्बिनेशन पे पुट कर दीजिए, आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। वैसे आंसर जो है बी है। हाँ, तो आंसर भी मैं बता दे रहा हूं सो डेट कि आपका जो आंसर आएगा मैच करेंगे। तो ट्राई कीजिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे ना? अब बोल दो Yes, sir. हाँ, Yes, इसको sir. ट्राई कीजिएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, इवन सॉल्यूशन में तो रहेगा ही, बट यू कैन डिस्कस विद मी, आप हमारे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं शेयर मॉडल्स बता देता हूँ, फिर मैं आगे आता हूँ बैक। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसका भी हिंट दे दूंगा, वो भी ट्राई कीजिएगा, या टाइम रहेगा तो आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन। पीछे वाला क्वेश्चन रह गया, आई विल डिस्कस लेटर। अब बेटा है शेयर मॉडुलस, एक टाइप का मॉडुलस मैंने डिस्कस कर दिया। कौन सा मॉडुलस? लॉन्गिट्यूडनल मॉडुलस, जिसको हम क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस। तो इस मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये तो तय बात है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहां हम क्या बात करेंगे? शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और उसका सिंबल होता है ऐसे एन टाइप से। ठीक है ना, तो शेयर मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? शेयर मॉडुलस, यानी ये क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? शेयर स्ट्रेन। होता तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही है ना भाई, ये तो तय बात है ना। तो शेयर वाला तो शेयर ले लिया। अब शेयर स्ट्रेस कितना होता है? पिछले क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस तो हमेशा फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। और शेयर स्ट्रेन क्या होता है? कोई बताओ? डेल्टा एक्स बाई एल, यही था ना। एक ट्रायंगल का भी बताए थे कि ये देखो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे। वहां पे बताया था पिछले क्लास में, मैंने, याद करो। तो मैंने क्या बताया था कि ये डेल्टा एक्स बाई एल जो है, ये क्या बन जा रहा है बेटा? टैन थीटा, tan थीटा। है कि नहीं। और चूंकि थीटा, हाँ थीटा बहुत स्मॉल है, मुस्कान वेरी गुड, थीटा बहुत स्मॉल है, तो आप टैन थीटा को क्या लिख सकते हो? ओनली थीटा भी लिख सकते हो, अगर वेरी स्मॉल है। दो ट्रिग्नोमेट्री में थीटा स्मॉल है तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है ना। तो शेयर मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा मेरा? देख लो, शेयर मॉडुलस क्या हो जाएगा? शेयर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, और शेयर स्ट्रेन आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा एक्स बाई एल। यानी आप कैसे लिख सकते हो इसको? फोर्स अपॉन एरिया, लेंथ कहाँ चल जाएगा बेटा? ऊपर, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स। ये मेरा क्या हो गया बेटा? शेयर स्ट्रेस हो गया। डन। बिल्कुल फंडा, एक फॉर्मूला को पकड़ लेंगे ना कि सर मॉडुलस तो मेरे को समझ में आएगा, चाहे किसी भी टाइप का मॉडुलस हो, मेरे को तो सर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही पुट कर देना है बस। ऊपर में स्ट्रेस, स्ट्रेस तो हमेशा वैसे भी टॉप पे रहता है सर, है ना। स्ट्रेस तो हमेशा ऊपर ही, दिमाग ऊपर लेवल का रखता है स्ट्रेस। तो ऊपर स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से क्या डेवलप हो जाता है? स्ट्रेन। तो सर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? शेयर रिजिडिटी को फोर्स अपॉन ए लेंथ, यहाँ पर क्या लिख सकते हो? डेल्टा एक्स एल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? एक फॉर्मूला तो ये बन ही गया, फिर क्या बन जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? tan थीटा, डेल्टा एक्स बाई एल। और चूंकि tan थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो? फोर्स अपॉन एरिया इंटू क्या हो जाएगा? थीटा। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? सर एल कहाँ गया? कौन सा एल? तो ये पूरे जगह, पूरे एक्स बाई एल की जगह पर लिखा मैंने थीटा, tan थीटा ना, ये देखो ना, ओके सर। है ना। ठीक है, हाँ या ना, बताइए। हाँ सर, ठीक है। Yes, अरे sir. वाह, वेरी गुड। यस सर। यस सर। अच्छा बैच है वैसे ये, द बैच इज गुड। ओके, तो मजा भी आता है पढ़ाने में, बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो बैच अच्छा है ना। तो डेट बैच इज गुड। तो अगर एक और बात याद रखिएगा, शेयर मॉडुलस ऑफ आइडियल लिक्विड इज 0, ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। क्योंकि आइडियल लिक्विड का मतलब क्या होता है बेटा? आइडियल का मतलब वो शेयर होगा क्या? उसकी लेंथ वो टिल्ट होगी क्या? वैसे आइडियल अगर शेयर मॉडुलस ऑफ गैस के बारे में कहे तो वो भी 0 होगा। ठीक है, क्लियर है। ये एक पॉइंट बता दिया हूं, जो कॉम्पिटिटिव में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब बाकी फॉर्मूला ये तो है ही, आगे समझ के चले, आगे बढ़े दूसरे पे।
तो दो टाइप का डिस्कशन कर लिए। मैंने क्या कहा था, क्योंकि 3 टाइप का शेयर और 3 टाइप का स्ट्रेन होता है, सॉरी 3 टाइप का स्ट्रेस होता है और 3 टाइप का स्ट्रेन भी होता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का होगा। एक मैंने पढ़ा, अगर लॉन्गिट्यूडनल के वाला मामला होगा तो यंग मॉडुलस होगा, अगर शेयर वाला मामला होगा तो शेयर मॉडुलस होगा या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दो नाम उसको बोलते हैं। और तीसरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम वाला मामला, है ना, जिसको वॉल्यूम स्ट्रेस कहे थे। और याद कीजिए पिछले क्लास में मैंने कहा था कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसको फ्लूइड में, यानी उसको आप लिक्विड में रख देते हैं, तो लिक्विड उसको क्या करेगा, चारों तरफ से फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। उस फोर्स की वजह से उस बॉडी पर क्या फील होगा, स्ट्रेस फील होगा। स्ट्रेस की वजह से वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा, श्रिंक करेगा, तो उसमें एक इफेक्ट क्रिएट होगा एंड दैट इज स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस तो रामबाण है ना, तो बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, वैसे इसको मैं के से इंडिकेट कर लेता हूं, बट अगर किसी बुक में बी भी लिखा होगा तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं मान रहा हूं, आप भी कुछ मान सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस के बारे में अगर बात करेंगे बेटा, बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेस, चूंकि वॉल्यूम के बारे में बात करेगा तो वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेन। बिल्कुल फंडा है भाई, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही का फंडा है, और कुछ है नहीं, सीधी सी बात हम कह रहे हैं भाई, और कुछ है भी नहीं। तो यहां पर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस तो आप समझते ही हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे बेटा, तो स्ट्रेस तो हमेशा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। और अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में बात करूं तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा, कोई बता सकता है यहां पर, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज बाय ओरिजिनल, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और यहाँ पे माइनस में लगा दे रहा हूं, माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि पहले बता, देखिए यहां पर एक बॉडी है ना, ये बॉडी है, देख लो, मान लो, ठीक है ना। अब इसको आपने क्या कर दिया, इसको लिक्विड में डाल दिया आपने, तो लिक्विड क्या करने लगा, उस पर लगाने लगा प्रेशर, फोर्स या कह लो प्रेशर। अब जैसे लगाएगा वो लिक्विड क्या हो जाएगा, श्रिंक करेगी। अब जैसे श्रिंक करेगी तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमेशा डेल्टा भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। बट दैट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। बहुत सारे बच्चे कहते सर क्यों निगेटिव लगा दिया, क्यों लगा दिया, तो मैं कहता हूं भाई तुम छोड़ दो, तुमको अच्छा नहीं लग रहा छोड़ दो, क्योंकि दैट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप माइनस डेल्टा वी बाई वी लिखो, क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू हमको पॉजिटिव रखनी होती है, हम चाहते हैं कि स्ट्रेन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो हमको पता है कि भाई जब भी लिक्विड में रखोगे उसकी वॉल्यूम सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो डेल्टा भी क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो उसके सामने माइनस लगा दो सो डेट की आपके स्ट्रेन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। बट अब नहीं भी लगाते हो तो कोई मेजर इश्यूज नहीं है, दैट्स नॉट अ गोइंग टू बिग डील। आपको मन नहीं कर रहा है मत लगा दे, मत लगा, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बेटा। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी बाई वी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस को ले लो यहां पे लिख दो, फोर्स अपॉन एरिया, वी कहां चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा वी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, एक तो फॉर्मूला देखिए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का अगर फॉर्मूला पता है ना, तो मॉडुलस तो कहीं, मॉडुलस तो कुछ है ही नहीं आपके लिए चुटकी का खेल है मॉडुलस, बस स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला। और स्ट्रेस का मैंने बताया, स्ट्रेस का फॉर्मूला ही होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज बाय ओरिजिनल। इतना फंडा याद रखोगे तो अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए तो साइड में आप निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन आपको आ गया बल्क मॉडुलस का, आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप कहोगे नहीं यार सर हमको स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तो बताए थे, वैसे भी स्ट्रेस तो टॉप पे होता है। अब भाई स्ट्रेस तो हमेशा फोर्स अपॉन एरिया होता है, चाहे कोई भी स्ट्रेस हो, है कि नहीं, किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो, तीनों में तो यही लगाते हैं, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है भाई, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो फॉर्मूला नहीं भी आता तो भाई मैं झटके में 1 मिनट वहां पे साइड में निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। चलिए, अब चूंकि यहां पर फोर्स जो लग रहा है ना बेटा, यहां देखो, तो वो जो चारों तरफ से फोर्स लग रहा है ये हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, कहीं से भी लो, यहां पर फोर्स ले लो तो ये परपेंडिकुलर लगेगा, यहां पर फोर्स लगो तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, यानी लिक्विड हमेशा उस सरफेस के क्या लगा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया को आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर भी लिख सकते हो ना बेटा, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं प्रेशर। तो आप यहां पर K इज इक्वल टू क्या है, माइनस, यानी ये वाला जो पार्ट देख लो, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है फोर्स अपॉन एरिया, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वी माइनस तो रहेगा ही डेल्टा वी।
यानी प्रेशर के टर्म्स में भी हम बल्क मॉडुलस को लिख सकते हैं। समझ गए? यस बोल सर। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अभी हाँ सर। स्टूडेंट्स आर गेटिंग। आप लोग चुपचाप हो, क्या बोर लग रहा है? नहीं सर, बोर नहीं हो रहा। नो सर। बोर होगा तो मेरे को बताइएगा, हम कुछ फनी जोक हो कि आपसे कुछ सुन लेंगे कि बेटा चलो एक तो जोक सुनाओ। जोक का मतलब फायदे का होना चाहिए, है कि नहीं? तो हम लोग हंस लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? तो यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर वही वाला बात जो पहले पढ़े थे, अगर कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी होगा तो उसके बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी होगी बेटा? अच्छा चलो, नहीं समझ में आ रहा तब मैं बता रहा हूं। परफेक्टली रिजिड बॉडी है, अब परफेक्टली रिजिड बॉडी को आप क्या कर रहे हो, आप उसको लिक्विड में डाल दिए, तो लिक्विड उसके ऊपर फोर्स लगाना चालू किया, तो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो? नो सर, नहीं होगा। डेल्टा वी कितना हो जाएगा? देखो, जीरो। जीरो। जब भी नीचे जीरो पुट करोगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। हाँ, बस फंडामेंटल फंडामेंटल कंसेप्चुअल बात को अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है आपका। और न समझने का भी सवाल नहीं कि भैया समझ में नहीं आया। अरे समझ में क्यों नहीं आएगा यार? समझाएंगे, हम समझाएंगे, ठीक है ना? हम इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना? तो अगर क्या होगा, परफेक्टली रिजिड बॉडी अगर होगा, यहां पर भी परफेक्टली रिजिड बॉडी अगर होगा तो उसकी भी बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि यहां देखो डेल्टा भी जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि वो कंप्रेस ही नहीं होगा, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज होगा ही नहीं। दैट्स वाई उसकी डेल्टा भी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, एक और चीज डिस्कस करते हैं, द लास्ट वन, और उसके बाद आपको हम छोड़ देते हैं, एंड दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। और उसको मैं यहाँ पे बी मान लेता हूं। देखिए, अगर कोई भी बॉडी की बल्क मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, यानी ज्यादा खींचेगा नहीं। यानी या तो जल्दी, दो फॉर्मूला हम फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो या किसी बॉडी को आप दबा रहे हो तो वो कितना अपोज कर सकता है, यही क्या कहलाएगा? उसका इलास्टिसिटी कहलाएगा। तो अगर किसी का बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा तो कंप्रेसिबल कम होगा ना, क्योंकि आप उसको जल्दी कंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो कंप्रेसिबिलिटी को अगर डिफाइन करना हो तो सिंपल आप याद रखना, एक लाइन बस याद रखना है आपको, और वो क्या, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है आपको, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है बेटा, रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं आप लोग? क्या होता है रेसिप्रोकल का मतलब? उल्टा कर देना। उल्टा। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/k, यानी बल्क मॉडुलस का उल्टा। तो जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है बेटा, उसको क्या कर दो, उलट लो। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था अभी? -PV/डेल्टा वी। तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसको उलट दो, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी माइनस लगा दो, डिवाइडेड बाई PV। सही है? सही है ना? सही है तो सही है। Yes, sir. अब यहां पर एक सवाल है मेरा, बस लास्ट सवाल आप लोगों से, कि बल्क कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या होगी? चलो पहले बल्क मॉडुलस का यूनिट ही बता दो। बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या होगा? मैंने अभी बताया था ना कि कोई भी मॉडुलस हो उसका एक ही यूनिट होगा, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल मतलब मीटर पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन। भाई स्ट्रेस की यूनिट ना, किसी भी टाइप का मॉडुलस हो मेरे भाई, एसटी सही है, किसी भी टाइप का मॉडुलस हो, यंग्स हो, शियर हो, वॉल्यूम हो यानी बल्क हो, या सिंपल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है, स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बल्क मॉडुलस का तो यानी के का यूनिट क्या होगा बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? उसकी उल्टी। उसकी उल्टी, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन, यही होगा ना भाई? जी जो सर। बल्क हाँ जी न्यूटन, सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पास्कल होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 1/पास्कल। और 1/पास्कल को आप क्या लिख सकते हो? पास्कल इनवर्स। मीटर स्क्वायर, हाँ मीटर स्क्वायर बाई न्यूटन, ठीक है ठीक है।
उल्टा हो जाएगा उसका, जो बल्क मॉडुलस का होगा वो कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, डन, एवरीवन क्लियर? ये किसी को कोई डाउट? एक लास्ट, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर, बस हो जाएगा हमारा काम, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करा कि एक ओशन है जिसका डेप्थ है ना, उसकी बल्क मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है और आपसे डेल्टा वी बाई वी पूछा हुआ है ना। तो अभी हम लोग बल्क मॉडुलस के बारे में क्या पढ़े थे कि पी वी बाई क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा वी। माइनस लगाते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस तो लगाते ही है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूँ। डेल्टा बी बाई वी हमको निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे 1/k कर लो, क्योंकि हमको डेल्टा वी वाई निकालना है, तो मैं वी डेल्टा वी को ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई पी इंटू डेल्टा वी, है ना। यंग मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है बेटा, 1/2.2 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी इंटू पी। लेकिन पी हमको दिया नहीं हुआ है। तो वाटर में कोई भी चीज, अगर समुंदर के कोई भी, आप थोड़ा बहुत तो आप बायोन्सी में भी पढ़े होंगे कि ये वाटर है, अगर आप जितने डेप्थ में जाते जाओगे उसके, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। कितना होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एच रो जी, यही होता है ना प्रेशर। पढ़े होगे शायद, नहीं पढ़े हो तो यहाँ जान लो, क्योंकि बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन लगभग इसी से रिलेटेड। हाइट, हाइट का मतलब डेप्थ, ऊपर से कितना अंदर तक वो जा रहा है। रो वाटर की डेंसिटी या जो भी लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी, और जी क्या हो जाएगी, ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्रेशर, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कितना है बेटा 3000, रो कितना वाटर की हो जाएगी 10 इंटू 10⁻³ वाटर की केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है, और जी की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 10 लेनी है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और ये 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ और 10⁻1 कितना हो जाएगा, 3 3 6 1 7, इतना पास्कल हो गया। तो प्रेशर की वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा, मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, मेरा कितना आंसर आया है, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी मिटाने के बाद मैं सिंपली लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, प्रेशर को रहने देता हूँ सो डेट कि हमको वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताएंगे जरा आप लोग सिंपली। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1/2.2 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी, और प्रेशर का वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 10⁻7, ठीक है। तो क्रॉस गुना कर दीजिए, ये उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये वाला डिवाइड में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये 10⁻9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा बेटा। तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2.2 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻−9, ये वाला 9 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2.2 इंटू 10⁻−2, ठीक है बेटा। तो डेल्टा वी बाई वी, इसको डिवाइड करोगे 3/, तो ये लगभग 1.6 कुछ आएगा, इंटू क्या हो जाएगा 10⁻−2। ओके, ओके, आगे okay, thank you very much for joining this session, and we will meet on the next class, and if you feel any problem, feel free to contact me. Thank you all of you, have a lovely evening. थैंक यू सर।